हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक और टॉपिक के बारे में। तो मॉडर्न हिस्ट्री की अपनी क्लास चल रही थी और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में हम क्वेश्चंस कर रहे थे और टॉपिक को थ्योरी वाइज पढ़ रहे थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम थ्योरी वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों पर इसमें डिस्कशन किया जाता है। बेसिक से आपको कंप्लीट टॉप तक सब कुछ समझाया जाता है। एक हिस्ट्री के तौर पर एक स्टोरी के टाइप में आपको समझाया जाता है ताकि आप लोग बेहतर तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर पाएँ। तो आज का अपना टॉपिक है महाराजा रणजीत सिंह बंदा बहादुर यानी कि आंग्ला सिख युद्ध के बारे में। इसमें हम कवर करने वाले हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, लाहौर की संधि, भैरबपाल की संधि, अमृतसर की संधि और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी को बता दें, अगर आपने अभी तक हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको पूरी की पूरी हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस से रिलेटेड सारी की सारी क्लासेस इसी प्रकार से नंबर वाइज सब कुछ मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। कंप्लीट कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आंग्ल सिख युद्ध की। इससे पहले हम पढ़ चुके थे सिख युद्ध के बारे में, जब सिखों के अंतिम गुरु हुए थे। अंतिम गुरु का मतलब 10वें गुरु हुए थे। तो सिखों के 10वें गुरु थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। और पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव। गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योति में समा गए, यानी कि उनका अंतिम मतलब संस्कार हो गया। तो उन्हें पहले उन्होंने संदेश दिया था कि उनके बाद अब कोई सिख गुरु नहीं बनेगा। यानी कि जब अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योति में समा गए तो उससे पहले उन्होंने यह संदेश दे दिया था कि अब यहाँ से आगे किसी भी प्रकार का कोई सिख गुरु नहीं बनेगा, अर्थात उनके बाद कोई सिख गुरु नहीं बनेगा, बल्कि सभी सिख गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानेंगे। यानी कि जो ग्रंथ साहिब है इसी को यहाँ से आगे अब गुरु मानेंगे। अब किसी भी प्रकार का कोई सिख गुरु नहीं बनेगा। गुरु गोविंद सिंह जी का शिष्य था जो उन्हें बहुत ही प्रिय था। गुरु गोविंद सिंह जी का एक शिष्य था जो उन्हें बहुत प्रिय था। वह शिष्य आगे चलकर बंदा सिंह बहादुर के नाम से प्रख्यात हुआ। तो गुरु गोविंद सिंह का शिष्य कौन था? बंदा सिंह बहादुर था, जो कि उनका एक शिष्य था। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने यह संदेश दिया था कि बाद में उनके बाद कोई सिख गुरु नहीं बनेगा, इसलिए बंदा सिंह बहादुर सिखों के सेनापति बनकर सामने आए थे। यानी कि 10वें जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनके बाद अब कोई सिख गुरु नहीं बनेगा। बंदा सिंह बहादुर उनका एक शिष्य था गुरु गोविंद सिंह जी का, और वही एक सेनापति के रूप में बनकर सामने आता है। अब समझते हैं बंदा सिंह बहादुर के बारे में। तो बंदा सिंह बहादुर का प्रारंभिक नाम लक्ष्मण देव था। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है बंदा सिंह बहादुर का संबंध किससे है? तो सिख समुदाय से संबंधित हैं और इनका प्रारंभिक नाम लक्ष्मण देव था। और इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। तो प्रश्न पूछ सकता है कहाँ हुआ था? पुंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी इन्हें गुरु बख्श सिंह के नाम से पुकारा करते थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी इनको क्या कहते थे? गुरु बख्श सिंह के नाम से इनको पुकारते थे। इसके साथ साथ बंदा सिंह बहादुर भी अपने आप को गुरु के बंदे की संज्ञा देते थे, इसलिए इनका नाम बंदा सिंह बहादुर पड़ गया। तो आपको पता चल गया कि इनका नाम बंदा सिंह बहादुर क्यों पड़ गया? क्योंकि ये अपने आप को गुरु के बंदे की संज्ञा देते थे। बंदा सिंह बहादुर का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो बंदा सिंह बहादुर ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो लोहगढ़ को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था। इसी क्रम में इन्होंने अपने प्रारंभिक काल के दौरान मुगलों से युद्ध लड़े, जिनमें इन्होंने मुगल सूबेदारों को धूल भी चटाई थी। बंदा सिंह बहादुर की शहीदी के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए।
1748 में कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। यानी कि जैसे ही बंदा सिंह बहादुर शहीद हुए तो उनके बाद क्या होता है, 1748 में कर्पूर सिंह ने पहल की और उस पहल के अनुसार सिखों की जितनी भी टुकड़ियाँ आई थी वो दल खालसा में उनका विलय हो जाता है। बाद में दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया। प्रशासनिक दृष्टि से दल खालसा को 12 दलों में विभाजित कर दिया गया जिसे मिसल कहा गया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा मिसल किसे कहते हैं, तो जो 12 दलों में विभाजित किया गया था दल खालसा को, उसी को मिसल कहते हैं। अब ये कौन कौन से थे दल खालसा, तो इनको बोलते हैं अहलूवालिया, भांगी, नकाई, फैजुल्लपुरिया, कन्हैया, क्रोर सिंघिया, शुक्राचार्य, निशानिया, फुलकिया, रामरगिया, शहीद और दल्लेवालिया। तो ये इनमें 12 दलों में ये विभाजित हो गए। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में अब यहाँ से आगे देख लेते हैं। पंजाब में सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक राजा रणजीत सिंह थे। तो आप में से प्रश्न पूछेगा पंजाब में सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक थे राजा रणजीत सिंह। ये सिखों के पहले सार्वभौम शासक हुए जिन्होंने पंजाब के एक बड़े सिख क्षेत्र पर अधिकार करके मुल्तान, पेशावर, कश्मीर और एवं लद्दाख तक अपने राज्य का विस्तार किया। किसने, महाराजा रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह की उपलब्धि क्या है उनको समझ लेते हैं। तो जन्म हुआ था 1780 ईस्वी में। पिता का नाम था महासिंह और मिस्र सुकरचकिया, यानी कि ये किस में आते थे, किस वाले कौन से दल में आते थे, तो ये सुकरचकिया दल में आते थे। 1797 में काबुल के शासक जमान शाह का पंजाब पर आक्रमण होता है। रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख सेना ने जमान शाह को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और समझ लेते हैं। अब रणजीत सिंह सिखों के नेता बन गए क्योंकि उन्होंने एक युद्ध भी जीत लिया था जमान शाह के विरुद्ध। रणजीत सिंह ने जमान शाह की 12 तोपें जो चिनाब नदी में गिर गई थी उन्हें निकलवा कर वापस भिजवाया। इस सेवा के बदले में जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी इन्होंने बना लिया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका सिख एम्पायर था और ये वाला लाहौर पर इन्होंने अपना अधिकार बना लिया था। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, जब रणजीत सिंह अपने विस्तार लाहौर क्षेत्र तक करा तब उनकी 2 राजधानियाँ बनी थी। एक राजधानी अमृतसर थी जो उनकी धार्मिक राजधानी थी और दूसरी राजधानी लाहौर थी जो उनकी राजनीतिक राजधानी थी। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है महाराजा रणजीत सिंह की ने विस्तार कहाँ तक कर लिया था, तो लाहौर के क्षेत्र तक कर लिया था। इन्होंने 2 राजधानियाँ बना ली, धार्मिक राजधानी को अमृतसर जबकि राजनीतिक राजधानी को लाहौर बना लिया। जब रणजीत सिंह सिख साम्राज्य को सुदृढ़ और मजबूत बना रहे थे और अपना विस्तार कर रहे थे तब अंग्रेज भी भारत के दूसरे क्षेत्रों पर अपनी राजनीतिक सत्ता कायम कर रहे थे और कुछ क्षेत्रों में तो कर भी चुके थे। जैसे प्लासी और बक्सर की लड़ाई के द्वारा बंगाल का क्षेत्र, आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा मैसूर का क्षेत्र अब अंग्रेजों की नज़र कहाँ पर थी, सिख साम्राज्य पर थी। यानी कि अंग्रेज बंगाल के क्षेत्र में आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण मैसूर के क्षेत्र पर अधिकार जमाने के बाद अब अंग्रेज़ों की नज़र कहाँ पड़ती है, अब सिख साम्राज्य की ओर अंग्रेज़ों की नज़र पड़ती है। अब आती है आपके अमृतसर की संधि। इसको समझते हैं क्या है अमृतसर की संधि। 1809 में ये संधि होती है। इस अमृतसर की संधि का तात्कालिक कारण क्या था, भारत से बाहर फ्रांस और रूस के बीच 1807 में तिलसित की संधि का होना था। तो ये किस कारण हुई थी, तो तिलसित की संधि के कारण हुई थी जो कि कहाँ पर हुई थी, 1807 में फ्रांस और रूस के बीच में। तिलसित की संधि के अनुसार रूस और फ्रांस दोनों मिलकर
जमीन मार्ग के जरिए आक्रमण करने वाले थे, और क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों ने प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई और आंग्ल मैसूर जैसे युद्धों के द्वारा भारत के काफ़ी बड़े क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, तो वे रूस और फ्रांस के इस आक्रमण को लेकर चिंतित थे। तब अंग्रेज़ों ने अपनी विशेष नीतियां चलाईं और 1807 में रणजीत सिंह को संधि का प्रस्ताव भेजा कि अगर रणजीत सिंह पर कोई आक्रमण होता है तो अंग्रेज उनकी मदद करेंगे, और अंग्रेज़ों पर कोई आक्रमण होता है तो रणजीत सिंह उनकी मदद करेंगे। यह संधि अमृतसर की संधि के नाम से बाद में जानी गई। अभी इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं, उनको भी समझ लेते हैं। अमृतसर की संधि जो हुई थी, रणजीत सिंह अंग्रेजों की इस संधि के प्रस्ताव को स्वीकारने के लिए दो शर्त रखते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहली शर्त थी उनकी कि जब भी कभी अफ़गानों और सिखों में लड़ाई होती है तो अंग्रेज उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। अंग्रेज़ों को सतलुज नदी का मालवा क्षेत्र राजा रणजीत सिंह को ही मानना होगा। तब रणजीत सिंह की ये शर्तें अंग्रेज नहीं मानते हैं और दोनों पक्षों में यह संधि नहीं हो पाती। इसके एक वर्ष बाद 1808 में रणजीत सिंह मालवा पर अधिकार करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसमें अंग्रेज उन्हें सफल नहीं होने देते। तब 1809 में अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह के बीच यह अमृतसर की संधि होती है। रणजीत सिंह का साम्राज्य के विस्तार के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। चूँकि हमने एनसीईआरटी को यहाँ पर प्रेफर किया है, इस वजह से आपके लिए एनसीईआरटी का कंटेंट लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। 1809 में रणजीत सिंह कांगड़ा विजय की। 1813 में अफगान अमीर शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया और शाह शुजा को से कोहिनूर हीरा भी प्राप्त कर लिया। तो किसने प्राप्त कर लिया? राजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर का हीरा प्राप्त कर लिया। किससे? शाह शुजा से। 1813 ईस्वी में अटक की जीत लिया और 1818 में मुल्तान विजय प्राप्त की। 1819 में अफगान गवर्नर जब्बर खां को पराजित कर कश्मीर पर इन्होंने अधिकार कर लिया। 1820-21 में डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां तथा लेह को जीत लिया। 1832 में पेशावर की विजय की। 1833-34 में मुजारी कबीले को पराजित कर शिकारपुर पर अधिकार कर लिया, लेकिन इसे अंग्रेज़ों को दे दिया। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब रणजीत सिंह के वंशजों के बारे में देखते हैं। बाद में 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके जो वंशज आते हैं वे ज़्यादा कुशल शासक के रूप में नहीं शासन कर पाते और उन्हें थोड़े थोड़े समय के लिए ही शासन कर पाते हैं। राजा रणजीत सिंह के बाद उनके वंशज कुछ इस प्रकार आपके सामने हैं। उनमें हैं खड़क सिंह, नवल निहाल सिंह, चांद कौर, शेर सिंह और दिलीप सिंह। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद मात्र 4 से 5 वर्षों के भीतर ही इतने सारे शासक आते जाते रहते हैं। बाद में रणजीत सिंह के वंशजों में दिलीप सिंह 1843 में राजा बनकर आते हैं, परंतु जब वे शासक बनते हैं तब उनकी आयु बहुत ही कम होती है, यानी कि मात्र 5 वर्ष, जिसके कारण वे एक अल्पवयस्क शासन के रूप में राजा बनते हैं। दिलीप सिंह की कम आयु की वजह से महारानी जिंदल कौर उनकी संरक्षिका के रूप में उनकी शासन व्यवस्था संभालती हैं और इस प्रकार सिख साम्राज्य का शासन चलता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846। इस क्रम में अंग्रेज़ों ने पहले ही भारत के दूसरे ज़्यादातर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद वे सिख साम्राज्य और लाहौर साम्राज्य, क्योंकि सिख सतलुज नदी के पश्चिम लाहौर क्षेत्र पर ही शासन कर रहे थे, उस क्षेत्र पर भी अधिकार करना चाहते थे। उस समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। और अंग्रेज कंपनी ने 1845 में सतलुज नदी की सीमा पर
बहुत संख्या में अंग्रेजी सिपाहियों को भेजना शुरू कर दिया। इस क्रम में कुछ सिपाहियों की सतलुज नदी को पार कर दिया। वे सतलुज नदी के पूर्वी भाग में आ गए थे, क्योंकि हमने ऊपर ही जाना कि 1809 में अमृतसर की संधि के हिसाब से सतलुज नदी का पश्चिमी क्षेत्र सिखों का तथा पूर्वी क्षेत्र अंग्रेजों का था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 तक लगभग 1 वर्ष चलता है। इस युद्ध के अंतर्गत 4 लड़ाई लड़ी गईं। पहली लड़ाई थी मुदकी का युद्ध 1845 में, फिरोजपुर का युद्ध 1845 ईस्वी, अलीवाल का युद्ध 1846 ईस्वी, सोबराव का युद्ध 1846 ईस्वी। इन चारों युद्धों में सिख सेना क्या हुई? पराजित हुई। आंग्ल सिख युद्ध में कुछ शर्तें रखी गईं, जिसमें 50 लाख रुपए नगद और 1 करोड़ रुपए के बदले कश्मीर गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया। सिख सैनिकों की संख्या कम तथा निश्चित कर दी गई। लाहौर में एक अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त की गई। अंग्रेजों ने परामर्श के बिना ही किसी विदेशी को सेना में नहीं रखा जाएगा। अब होती है भैरवाल की संधि। 1840 में सिखों ने पुनः विद्रोह कर दिया। अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह का दमन करके दिलीप सिंह से पुनः एक संधि की। रानी जिंदल की संरक्षता समाप्त कर दी गई और उन्हें 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का प्रावधान दिया गया। अंग्रेज रेजिडेंट अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई गई जो शासन की देखभाल करेगी। लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च कौन? दिलीप सिंह देंगे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1848 से 1849 के बीच में होता है। क्या है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद 2 बहुत ही अपमानजनक संधियों के बाद सिख काफ़ी नाखुश थे। इसी क्रम में 1848 के समय अंग्रेजों के नियंत्रण में मुल्तान क्षेत्र के गवर्नर दीवान मुलराज थे। ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस ने दीवान मुलराज से ज़्यादा और बढ़े हुए राजस्व को मांगा, परंतु दीवान मुलराज ने बढ़े हुए राजस्व को देने से इनकार कर दिया और ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस के विरुद्ध लड़ने की तैयारी कर ली थी। ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस और अंग्रेजों ने मुल्तान से दीवान मुलराज को हटाकर नए सिख गवर्नर को नियुक्त करने का फैसला किया, क्योंकि दीवान मुलराज उनकी बात नहीं मान रहा था। इस दौरान द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी। इसके अंतर्गत 3 लड़ाइयाँ लड़ी गईं, जिसमें रामनगर का युद्ध 1848 अंग्रेज विजय हुए, चिलियावाला का युद्ध 1849 इसमें सिख विजयी हुए, और गुजरातनगर का युद्ध जिसमें 1849 में अंग्रेज विजयी हुए। सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और अंग्रेजों का सेनापति ह्यूगॉफ था। 1849 ईस्वी में सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। दिलीप सिंह को पेंशन देकर रानी जिंदल के साथ इंग्लैंड पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। ये था आंग्ल सिख युद्ध के बारे में कंप्लीट डिटेल। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।